हेलो एवरीवन। इस वीडियो में अपन पूरी हिस्ट्री देखेंगे जो कि किसी भी एसएससी एग्ज़ाम में आती हैं, चाहे सीजीएल, सीएचएसएल या फिर जेई, क्योंकि ये जो भी एसएससी एग्ज़ाम हो उसमें सिर्फ फैक्ट्स पूछे जाते हैं। आपको डीप में नहीं जाना है। यूपीएससी या फिर किसी पीसीएस की तरह आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता कि ये ऐसा क्यों हुआ या फिर इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे। आपको सिर्फ डेट याद रखनी है और आपको ये चीज़ें देखनी होती है कि कौन सी चीज़ें रेपिटेटिव है। आपको उसे बार बार याद कर लेना है और ये इसको रेपिटेशन को बार बार इंक्रीज़ करके आप मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि इस वीडियो से 100% आएगा, पर मैं ये आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो भी वीडियो है ये इंपॉर्टेंट नोट्स से बनाए हुए हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो को आप 2-3 बार देख के कोई भी निमोनिक्स से याद कर सकते हैं, तो ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा। दिस इज़ व्हाट आई कैन अश्योर यू। तो लेट्स स्टार्ट। चलो चालू करते हैं। हिस्ट्री कहाँ से होती है? एंशिएंट इंडिया, मेडिवल और मॉडर्न। तो एंशिएंट कहाँ पे? जैसे कि अपन 758 प्री हिस्टोरिक इंडिया को अपन मानते हैं 750 AD तक, क्योंकि यहाँ तक का अपने पास कोई भी प्रॉपर रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है। मेडिवल 750 से 1707 ही क्यों, जब औरंगजेब मुगलिया सल्तनत एक हिसाब से बर्बाद हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। उसके बाद में जो भी आए वो मूली गाजर की तरह करते रहे। इन्होंने कोई राज नहीं किया, ये दूसरों के नीचे पेशवा को ये टैक्स देते थे। मॉडर्न इंडिया अपन 1707 से 1947, जिस दिन 1947 क्यों, उस दिन अपन आज़ाद हो गए। तो एंशिएंट इंडिया को अपन देखते हैं 10,000 BC के बाद में जो भी टाइम आया उसे अपन पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। पैलियो पहले का, लिथिक मतलब स्टोन। इसमें अपन हंटिंग, फूड गैदरिंग और क्रूड स्टोन टूल को यूज़ करते थे। 10,000 BC से 4,000 BC इसको मिडिल स्टोन, ये आपको याद नहीं करना, बस ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद करना है 10,000 BC, इसको अपन पैलियोलिथिक एज बोलते थे। चारकोलिथिक एज पूछ लेता है, ये अपन को याद रखना है 1800 से। 1800 ही क्यों? 1800 से अपन मानते हैं कि ये वैदिक एरा चालू हो गई थी। वैदिक एरा चालू हो गई थी, इसको चारकोलिथिक एज भी बोला जाता है, कॉपर स्टोन एज भी बोला जाता है। फर्स्ट मेटल यूज्ड कौन सा है? वो है कॉपर। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन में 4 देगा आयरन देखते ही मार दोगे, पर नहीं, कॉपर है सबसे पहले वाला। उसको चालको को ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कॉपर। अब टाइम वाज, अब देखते हैं क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स की 2350 या फिर लगभग 2500, या फिर इसकी कोई प्रॉपर नहीं है, हर किसी बुक में अलग अलग दिया हुआ, तो ये कभी पूछा नहीं जाएगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन 2000 BC से चालू हुई थी। आर्यन एज या फिर वैदिक एज जो माना जाता है वो 1500 BC से माना जाता है 600 BC तक। तो वैदिक एज के बारे में पूछा जा सकता है। ये 1800, कई बुकों में 1800 BC माना गया है। आजकल जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो रहे हैं उनमें 2000 BC माना गया है, लेकिन ये कोई एग्जैक्टली आपसे पूछा नहीं जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ लेंगे कि 600 BC पर, इस पे सभी एग्री करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि सब सिंधु रीजन में कौन कौन सी नदियाँ बहती थी? सिंधु, झेलम, चेनाब, सतलुज, रवि, ब्यास। ये तो इनके पुराने नाम पूछे जा सकते हैं कि झेलम का नाम क्या था? वितस्ता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, ये बहुत बार पूछा भी गया है। CHSL का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये। झेलम को वितस्ता बोला जाता था, चेनाब को अक्षिणी बोला जाता, सतलुज को एस से, ये तो बहुत ही कॉमन है। रवि किसी आदमी का नाम है तो इसको पुरुष बोला जाता था। फिर 600 BC से इसको एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोल देते हैं, क्योंकि इस टाइम पे नए रिलीजियस चेंजेस आ रहे थे। जैसे कि आप देखोगे इसी टाइम पे बुद्ध और महावीर जैन और ये सब न्यू रिलीजन लेके आएंगे। एक्चुअली ये पंथ थे जो आगे जाके रिलीजन बन गए, जैसे कि सिख, दादू दयाल जी, ऐसे बहुत सारे हुए थे जो आगे रिलीजन में कन्वर्ट नहीं हो पाए, पर 3 ही कन्वर्ट हो पाए, सिख, जैन और बुद्ध। ये पंथ थे। वैसे मगध एम्पायर को आपको याद रखना है कि 600 BC, एग्जैक्ट ये याद नहीं रखना है। इसकी एक इम्पोर्टेंट डेट आएगी कि 283 BC जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल होगी वो आपको याद रखना है। पहले आपको ये याद रखना है, पहले मगध एम्पायर आया, फिर मौर्य एम्पायर आया। इनको चालू किसने किया, ख़त्म सबसे लास्ट कौन था, ये याद रखना। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। 1921 में हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी। ये सबसे फेमस क्वेश्चन है, इतना पुराना हो गया लेकिन फिर भी पूछा जाता है। ये कौन सी एज में? आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, ब्रॉन्ज एज में, स्टोन एज में, आयरन एज में, कॉपर एज में। लेकिन ये याद रखना कि ब्रॉन्ज एज, ये बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रॉन्ज, और ये ब्रॉन्ज कौन सा? कॉपर प्लस टिन में 5:1 में मिला के जो भी बनाते हैं उसे ब्रॉन्ज एज बोला जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे? ये भी एक फेमस क्वेश्चन है, रवि नदी के किनारे। इसके एविडेंस क्या है? 6 अपन को अनाज की वो सेमेट्री मिली है, स्टोन सिंबल मिले हैं शिवलिंग के, और वैनिटी
वैनिटी बॉक्स क्या होता है, जो लड़कियां सार श्रृंगार करती हैं उसमें। और डाइस जो चौसे होते हैं, जो क्यूब होते हैं, वो अपन को मिले। फिर इससे अगले साल 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज हुई थी। मोहनजोदाड़ो अपने आप में एक सिंध का वर्ड है, जो सिंधी बंगाल और इसमें दिल्ली में बस गए हैं, जो सिंधी माइग्रेट होकर आए थे पार्टीशन में, वो उनके लैंग्वेज का वर्ड है मोहनजोदाड़ो, जिसका मतलब होता है माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला। इसकी खोज किसने की थी? बनर्जी ने की थी। ये ऐसे याद रख लो कि सिंधी दिल्ली और बंगाल में जाके बसे, और बनर्जी बंगाल के ही होते हैं। कौन सी नदी के किनारे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा रावी के किनारे, मोहनजोदाड़ो इंडस के किनारे। ये दो इम्पोर्टेंट। अगर आपने मूवी देखी है मोहनजोदाड़ो, तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक बहुत सारा बड़ा सा बाथरूम दिखाया गया है जिसमें वो हीरोइन आती है। बहुत सारा अनाज दिखाया हुआ जिसमें ऋतिक रोशन बेचने जाता है। असेंबली हॉल दिखाया गया है जिसमें ऋतिक रोशन के बाप को मारने की साजिश रची जाती है। योगी सील दिखाई गई है जो ऋतिक रोशन खुद दिखाता है। तो पासे दिखाए गए हैं जो ऋतिक रोशन खुद खेलता है। डांसिंग गर्ल, उसमें वो लड़की जिसे ऋतिक रोशन प्यार करता है वो भी डांस करती है। फिर उसके 1921 में हड़प्पा थी, 1922 में मोहनजोदाड़ो थी। इसके पीछे एक फेमस कहानी भी है, पर उसमें टाइम लग जाएगा, इसलिए अपन सीधा देखते हैं। 1925 में चंदोड़ो में इसकी खोज किसने की थी? एनजी मजूमदार पूछा जाता है। ये कौन सी नदी के किनारे है? ये इंडस रिवर के किनारे। के एविडेंसेस क्या क्या है? चांद सा मुखड़ा है तो लिपस्टिक चाहिए होगी। ये एकमात्र ऐसी सिटी है, देखो चांद को देखने के लिए सिटाडेल नहीं होना चाहिए, किला नहीं होना चाहिए, कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, कोई भी बाहर जाके देख सकता है। इंक पॉट मिला है, इसमें कुत्ते के वो मिले हैं, कुत्ते के पैरों के निशान मिले। अब जैसे चांद पे सबसे पहले कुतिया कौन सी भेजी गई थी, इससे आप रिलेट कर सकते हो। लाइका नाम की कुतिया भेजी गई थी, तो चांद को देखने के लिए कुत्ता गया। टेराकोटा का मिला है, बुलक काउट का, और बेंगल किससे रिलेट कर सकते हो आप चांद को देखने के लिए, या बेंगल को आप लिपस्टिक से कनेक्ट कर सकते। कालीबंगन, काली मतलब काली, बैंगल्स मतलब चूड़ियाँ। ये सरस्वती नदी के किनारे है जो आजकल विलुप्त हो गई। इसको राजस्थान में घग्गर बोला जाता है। इसको किसने खोजा था? अमलानंद घोष ने खोजा था। इसके एविडेंस क्या है? दो और भी हैं इसमें, जैसे कि ऊँट के मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, प्लाउड फील्ड, सिलेंड्रिकल सील मिली है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर मिला है। अब अपन देखते हैं 1957 कालीबंगन जो आज़ाद इंडिया की फर्स्ट साइट थी, क्योंकि बहुत सारी साइट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट थी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, वो इंडिया में चली गई थी। तो इंडिया वाले सोच रहे थे हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन उसके बाद में इतनी साइटें निकली इंडिया में कि भगवान ने कहा कि तुम सर्वे करके तो दिखाओ इतनी सारी साइटों का। 1957 में लोथल मतलब लोकल मतलब आजकल कौन है? मोदी है। जो भोग रहा है कौन सा? राजसुख, गुजरात का। ठीक है, इसे लोथल का मतलब क्या है? सिटी ऑफ डेड। गल्फ ऑफ खंबात की खाड़ी के पास में, आपने देखा हो कि गुजरात का जो मैप है ऐसे, तो इसको गल्फ ऑफ खंबात भी कहा जाता है। ये लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ होल इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब जो डॉकयार्ड था, डॉकयार्ड मतलब जहाँ पे शिप डॉक होती है ना, बंदरगाह। राइसस्क, ये एकमात्र ऐसा है जहाँ पे राइस मिला, वरना राइस पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं मिला। फ्लोर मेजरमेंट, नापतोल, गुजराती नापतोल में बढ़िया होते हैं। वैदिक नेम इसका व्रीहि रखा गया है, किसका? राइस का। चावल को व्रीहि कहा गया है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट बातें थी? डॉकयार्ड कहाँ पे मिला है? लोथल में। अडानी भी तो गुजरात का है, ऐसे भी याद रख सकते हो कि डॉकयार्ड कहाँ पे? लोथल में मिला है। राइस का कहाँ पे मिली है? यहाँ पे मिली है। फ्लोर मेजरमेंट, गुजराती सबसे ज़्यादा मेजरमेंट करते हैं। तो हमको याद क्या करना है कि कौन सी साइट है, कहाँ पे है, कौन रूलर था, उसकी खास बात क्या है। तो जैसे कि धोलावीरा, धोला मतलब सफ़ेद, कच्छ का रण मतलब पूरा कच्छ का रण, अगर आपने कोई इमेज देखी होगी तो पूरा वाइट है, वहाँ पे साल्ट फैला हुआ है। कौन सी नदी के किनारे पे? लूनी नदी के किनारे पे कच्छ का रण है। यहाँ की खास बात क्या है? ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया मिला। सुरकोतड़ा मतलब सुअर को किसी आप जानवर से रिलेट कर सकते हो तो हॉर्स। ओवल ग्रेव्स मिली है, सुअर भी तो ओवल सा ही होता है, यहाँ पे इसके दो पैर होते हैं। और पॉट बरियल्स मिले। बनावली मतलब बन ठन के चालूंगी मतलब हरियाणा। बैंक ऑफ द घग्गर रिवर पे अपन को दूसरी कौन सी मिली थी? जो घग्गर को सरस्वती रिवर बोल के, वहाँ पे कौन सी? कालीबंगन मिली थी। यहाँ पे लैक ऑफ चेस बोर्ड्स और ग्रिड पैटर्न मिला है। ठीक है, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग थी। यहाँ पे दो पार्ट में बांटा जाता था। वेस्ट इस साइड जो होता था वहाँ पे तो किला बनाया हुआ होता था, यहाँ पे सारे लोग ऐसे ऐसे रहते थे। ठीक है,
एक्सेप्ट धोलावीरा। धोलावीरा में क्या था, वहाँ पे 3 सेक्शन मिले, सिटाडेल, मिडिल टाउन, लोअर टाउन, ऐसे 3 पार्ट में डिवाइडेड था। स्टेडियम वाज आल्सो फाउंड, कौन से, कहाँ पे, धोलावीरा में। धोलावीरा कहाँ पे है, गुजरात में है। गुजरात में सबसे बड़ा स्टेडियम है, इसको आप ऐसे भी याद। लोअर टाउन कहाँ पे मिला है, जहाँ पे ब्लॉक पैटर्न और ग्रिड पैटर्न मिले हैं। हाउस स्ट्रक्चर मड ब्रिक्स यूज़ की हुई हैं। स्टेयर्स हैं, सबसे खास बात है वो बर्न्ट ब्रिक्स यूज़ की। चेस बोर्ड पैटर्न यूज़ किया हुआ है, क्योंकि और रोड कितनी डिग्री पे काटती है, 90 डिग्री पे काटती है, ये एक कॉमन क्वेश्चन है। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है वो है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम क्या है कि इसका मतलब क्या है कि वो बहुत ज़्यादा अवेयर थे अपनी हाइजीन और सैनिटेशन के लिए। कवर्ड विद द लिड्स। लिड्स क्या होती है, जो मैन होल, जैसे कि इंजीनियरिंग में आप मैन होल पढ़ते हैं ना, जो गटर का ढक्कन होता है उसको मैन होल बोलते हैं। इकोनॉमी कैसी चलती थी कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, बिजनेस चलता था वहाँ पे। जैसे ऋतिक रोशन को आपने मोहनजोदाड़ो में देखा था, वीट बार्ले का होता था, कॉटन था। सबसे खास बात क्या है कि राइस नहीं मिली है, राइस सिर्फ एक साइड पे मिली है, वो आप कमेंट में बताना चाहिए आपको कि अभी मैंने 5 मिनट पहले कहाँ पे बताया था। ऑयल सीड्स मिले, पल्सेस मिली। राइस नॉट नॉन है, एविडेंसेस सिर्फ कहाँ पे मिला है कि रंगपुर से मिला है, बालाथल में। फर्स्ट कमर्शियल क्रॉप कौन सी थी, कॉटन थी। ओल्डेस्ट इंडियन ट्रेड है, और कॉटन को ही सिंडन बोलते थे। सिंडन के कारण ही सिंधु बोला है, सिंधु के कारण ही हिंदू बना है, हिंदू के कारण ही हिंदुस्तान बना है, और यहाँ पे जितने भी रिलीजन थे उसको हिंदू रिलीजन बोलते। अब क्राफ्ट्स में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो अपने वेट मेजरिंग देखा कि गुजराती सबसे ज़्यादा वेट मेजरिंग करते हैं, व्यापारी होते हैं। तो लोथल में जो गुजरात में है, यहाँ पे मेजरिंग डिवाइस पाई गई है। आयरन लोगों को पता नहीं था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता कि आईवीसी में कौन सा मेटल नोन नहीं था। अब ये सबसे फारदेस्ट साइट, ये भी एक अपने आप में गुड क्वेश्चन है। मांडा जो चेनाब नदी के पास है, वो सबसे नॉर्थेस्ट साइट है। आलमगीरपुर यमुना नदी के किनारे पे। दाइमाबाद महाराष्ट्र में, ये परवेरा नदी के किनारे। सुतका कंडोर ये सिंध एरिया में है, ये दश नदी के किनारे हैं। दाइमाबाद में एक बुलक कार्ट भी मिली है, ये दम लगा के है, शायद बुलक दम लगाते हैं, तो दाइमाबाद में ये आपको याद रखना। सील मेकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ट वर्क थी, क्योंकि इसी से व्यापार होता था। ये कौन से की बनाई जाती थी, ये क्वेश्चन बनता है, स्टेटाइट की बनाई जाती थी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, स्क्वायर शेप हाँ ये यूज्ड फॉर ट्रेड होती थी। मेसोपोटामिया में मैनी सील फाउंड की गई हैं जो कि आईवीसी से रिलेटेड थी। इराक में, सीरिया में टिग्रिस यूफ्रेट ये नदियों के नाम हैं जहाँ पे इराक सीरियन सिविलाइजेशन मिली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ द टाइम थे ये। रिकॉर्ड मिलते हैं, इनके इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। मिलुआ के कौन से रीजन को बोला जाता था, इंडस रीजन को बोला जाता था। दिलमोन कौन से को बोला जाता था, जो आज का बहरीन पोर्ट है, जो कि आपने देखा होगा, जो गल्फ ऑफ ओमान और यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो बहरीन है ये यहाँ पे। मकान है मकरान कोस्ट पे, जो पाकिस्तान के मकरान कोस्ट पे। नो करेंसी का एविडेंस मिला है, सिर्फ या तो बार्टर ट्रेड होता था या फिर जो अभी देखा अपन ने स्टेटाइट की सील जो होती थी उसके बेसिस पे होता था, बार्टर सिस्टम था। रिलीजन अभी ऐसा कुछ मिला नहीं है पशुपति, लेकिन ये माना जाता है कि प्री हिस्टोरिक जो प्री रिलीजन ऑफ हिंदुइज्म या फिर सनातन धर्म को माना जाता है। योगी की इमेज मिली है, शिव जी की इमेज मिली है, शिव जी बफेलो, एलिफेंट, राइनो, टाइगर और 2 डियर। ये एक अपने आप में अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाना हो तो ये क्वेश्चन बनाता है। भैंस मिला है, हाथी मिला है, राइनो मिला है, टाइगर मिला है और उस पर 2 हिरण मिले हैं। तो एक खास बात पूछी जाती है कि हॉर्स इनको नॉन नहीं था, आईवीसी में हॉर्स नॉन नहीं था। कि अगर आप मोहनजोदाड़ो में देखोगे तो ऋतिक रोशन के सामने जब घोड़ा आता है तो वो कहता है अरे ये कौन सा जानवर है। तो योगी ट्राइडेंट जो लॉर्ड शिवा की इमेज मिली है वो मिली है। मदर गॉडेस की इमेज मिली है। ग्रेट बात मिला है, रिचुअलिस्टिक बेदिंग में लिया जाता था। शिवलिंग की पूजा की जाती थी, पीपल ट्री की पूजा की जाती थी। कोई टेंपल नहीं बना है क्योंकि उतनी अभी आधुनिक नहीं थी, लोग सिर्फ अपने मकान बना के रहना चालू हुए थे, उन्होंने टेंपल नहीं। ओपन एयर में वो भगवान की पूजा करते थे। सुपरस्टिशियस भी मिला है, लाइफ आफ्टर डेथ भी मिली है। इसका मतलब है कि इंडस पीपल बरियल सिस्टम यूज़ करते थे। स्क्रिप्ट कैसी है, पिक्टोग्राफिक है, अनडिसाइफर्ड है, बोस्ट ऑफ फेडरेशन नाम लिया जाता है। हिंदी में से बैलमूत्र बोला जाता है क्योंकि एक बार ऐसी है, एक बार ऐसी है, एक बार ऐसी है। यही एकमात्र ऐसी स्क्रिप्ट है ऑल ओवर वर्ल्ड जो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। डिक्लाइन क्या, बहुत सारी थ्योरियाँ हैं जिनका कोई सपोर्ट नहीं है। कोई बोलते हैं कि बाहर से आर्यन आ गए, कोई बोलते हैं फ्लड आ गई, कोई बोले अर्थक्वेक आ गई, ये अपने काम का नहीं। फिर अपन देखते हैं कि वैदिक एज कहाँ से चालू होती है, ये याद रखना 1500 से 600, 900 साल वैदिक एज चली है।
फिर एक आर्यन इन्वेजन थ्योरी जिसके हिसाब से बोला जाता है कि जो भी गोरे दिखने वाले इंडिया में लोग हैं वो सेंट्रल एशिया से आए थे, जो काले लोग हैं वो इंडिया के ही थे। जो सुपीरियर रेस थी, जो गोरे दिखने वाली थी, जिन्होंने काले वालों को हरा के नीचे साउथ में भगा दिया, वो आर्यन थे। तो तिलक ने कहा है कि ये आर्कटिक सर्कल से आए थे। दयानंद सरस्वती ने कहा है कि ये तिब्बत से आए थे, जो आज का तिब्बत है। 2000 BC में बोला जाता है कि 2000 BC के आसपास आए थे। वैदिक एज को बोला जाता है ये 1500 BC से 600 BC, मतलब लगभग 900 साल चली। वैदिक लिटरेचर में चार वेद हैं। ब्राह्मण लिटरेचर है, आरण्यक है, उपनिषद है और वेदांत है। वेदांत को बोला जाता है कि थोटो वेदा, जो इसको आखिर में जिसका समरी निकाल के लिखा है वो वेदांत है। वेद को आल्सो बोला जाता है ये श्रुति है, क्योंकि उस टाइम लिखने की कोई टेक्निक थी नहीं, तो सबने ये याद किया। जैसे कि आपने देखा होगा, ये हाथों को ज़मीन पे बढ़ाते हैं और फिर दिमाग पे टैप करके इसको याद करने की कोशिश करते हैं। ये एक मतलब फिक्स फ्रिक्वेंसी में करते हैं। वेद को बोला जाता है अपुरुष है, जिसका मतलब किसी आदमी ने नहीं लिखा है। ये अपुरुष मतलब अ और पुरुष, मतलब किसी पुरुष ने नहीं लिखा, भगवान का लिखा हुआ। 4 वेद हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ऋग्वेद है। इसमें मंत्र हैं, प्रेयर है, प्रेज टू द गॉड्स हैं। पूछा जाता है कितने, ये क्वेश्चन है, पूछा जाता है कितने हिम्न है, तो 1028 है। इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। ये ओल्डेस्ट वेदा है। ऋग्वेदा अपन को बताया जाता है कि सन्यासी और उसके फैमिली को कैसे जीना चाहिए। जो इनका हिम्न का रिसाइटेशन किया जाता है, क्यों किया जाता है? गॉड से। ऋग्वेदिक कंटेंट को इसको 10 मंडल में भागा गया है। 2 से 7 सबसे ओल्डेस्ट है। छठा मंडल को अपन गोत्र या वंश मंडल भी कहा जाता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है फर्स्ट और 10th मंडल, ये लेटेस्ट है। पहला और 10वां मंडल सबसे आखिर में जोड़ा गया है। 10th मंडल में लिखा गया है जो पुरुषोक्त, जिसमें लिखा गया है 4 वर्ण। जो ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य है वो इसी में पुरुषोक्त में है। ये कौन से है? 10वें मंडल में। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र। ये आपको 2 ही चीज़ें याद रखनी है। 10th मंडल में पुरुषोक्त है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। गायत्री, इसमें भी 3 नाम है, तो और ये 3rd मंडल में है। तो ऋषि विश्वामित्र और इसकी फैमिली ने लिखा था। किसके? सावित्री सन की इसकी पूजा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ हिम्न इंद्र भगवान के बारे में है। सामवेद है। साम मतलब जो कानों को अच्छा लगे। हिम्न और ऋग्वेद है, ये म्यूजिकल नोट्स के लिए ट्यून बनाई गई है इनकी। बुक ऑफ मेलोडी को सामवेद कहते हैं। इंडियन म्यूज़िक, जो भी इंडियन म्यूज़िक है वो ओरिजिनेट माना जाता है सामवेद से। यजुर्वेद है, इसमें तंत्र मंत्र की बातें लिखी हुई हैं। यजुर्वेदा के सामने ABCD कॉलम बना के A के सामने 1 ऐसे आते हैं, उसमें आपके सामने भेजेगा कि यजुर्वेदा किस काम के था। तो ये हिम्न और रिसाइटेशन एट द टाइम ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स है, या फिर आप कोई भी सेक्रीफाइस, जैसे यज्ञ में आप घी डालते हो वो भी सेक्रीफाइस ही है, तो उसके बारे में है। अथर्ववेद है। अर्थी उतने से बचने के लिए, मतलब गेट फ्री ऑफ डिजीज़, उसके लिए इंडियन मेडिसिन के बारे में अथर्ववेद में बताया गया है। अथर मतलब अर्थी। अर्थी किससे उठती है? अगर डिजीज़ हो जाए तो। और मैजिकल चार्म और स्पेल है जिससे कि ये डिजीज़ भाग जाए, उसके लिए ये अथर्ववेद है। तो मैजिकल चार्म, तंत्र मंत्र किसके बारे में? अथर मतलब अर्थी। अर्थी से बचने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं लोग, जैसे कि चाइना में। फिर आता है आरण्यक लिटरेचर। ये कंक्लूजन पोर्ट ऑफ ब्राह्मणस है। उपनिषद 108 होते हैं, इसलिए हिंदुज़म में 108 के। उपनिषद में क्या है? फिलोसफिकल की, मतलब ये हिंदुज़म का सार क्या है वो उपनिषद में दिया। जो यूनिवर्सल सोल ब्रह्मात्मा के बारे में बात की हुई है वो उपनिषद में है। मुंडको उपनिषद में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई सत्यमेव जयते कहाँ से लिया हुआ? सत्यमेव जयते अपना लिया हुआ मुंडको उपनिषद से लिया हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट उपनिषद है वो छांदोग्य उपनिषद है। क्यों है? क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट है। ब्रह्मात्मा ये किसने दी थी? शंकर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडको। सत्यमेव जयते के ऊपर जो लायन की मुंडी दिखती है ना, वो मुंडको उपनिषद से ली गई। उपनिषद का क्या है कि जो वैदिक थॉट है उसका कल्मिनेशन दिया है, मतलब इसको वेदांत भी बोला जाता है। कठोपनिषद में एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, बहुत कम पूछा जाता है लेकिन पूछ सकते हैं। नचिकेत और यम की कहानी है, ये कथा है। ये कथा कहाँ से? कठोपनिषद से। कथा कठो ऐसे। अब वैदिक लिटरेचर में जिसको कि वेद के अंग वेदांग भी कहा जाता है, ये 600 BC में, जब वैदिक एज अपन ने कहाँ से कहाँ मानी थी? 1500 से 600 के बीच में मानी थी। 6 बुक वेदांग की इसमें शिक्षा और कल्प है। शिक्षा कौन सी है? फेनेटिक्स है, हाउ टू स्पीक लैंग्वेज की, मतलब संस्कृत तमिल इनको कैसे बोला जाएगा। कल्प कौन सी है? कल्प सूत्र है। जैसे कि ये फर्स्ट बुक थी जो सिर्फ मैथ्स पे लिखी गई थी, शल्व सूत्र।
शल को ऐसे लिखते हैं। फिर निरुक्त, ये क्या है, जो वर्ड की जैसे कि जो डिक्शनरी होती है ना, इटिमोलॉजी कैसे बोलते हैं कि जैसे मतलब ये शब्द कहाँ से आया, स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड। फिर व्याकरण है, फिर छंद है, फिर ज्योतिष है। ये नाम से कि छंद किसके लिए पोएट्री में छंद होते हैं, व्याकरण कौन सी ग्रामर को बोलते हैं, ज्योतिष किसको बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी को बोलते हैं, ना कि एस्ट्रोलॉजी को बोलते हैं। ज्योतिष सच में जो आजकल का ज्योतिष है वो अपन एस्ट्रोलॉजी में बना दिया कि देखिए आपकी शादी कब होगी, आपकी नौकरी कब लगी, लेकिन ये एस्ट्रोनॉमी के बारे में होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ज्योतिष था वो किससे रिलेटेड था, तो वो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड था, ना कि एस्ट्रो। चलो अब देखते हैं कि कल्चर क्या था उस टाइम पे। ऋग्वेदा में इसका मेंशन है। ये ट्राइबल पॉलिटिकल सिस्टम था। ट्राइबल पॉलिटिकल सिस्टम को जन बोलते हैं। जन मतलब आम जन जो बोला जाता है ना। इनका जो राजा हुआ करता था उसको राजन बोलते थे। जो रूल करता था ट्राइबल असेंबली। असेंबली दो टाइप की होती थी, सभा और समिति। सभा और समिति। एडमिनिस्ट्रेशन था कि लोगों के पूरे ट्राइब के सहयोग से चलता था। कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी। स्टैंडिंग आर्मी आएगी मगध एम्पायर में वहाँ पे। इंदिरा के बारे में 250 हिम लिखे हुए हैं। सबसे ज़्यादा बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा किसके बारे में, जिसको रेन गॉड बोला जाता है। प्रजा और पशु काऊ को बोला जाता, पशु काऊ को बोला जाता। मेन फूड इनका जो मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट होते थे उसको बोला जाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट काऊ था। काऊ को अघन्य बोला गया है जिसको मारा नहीं जा सकता। गौ माता बोला गया है। पजस गौमत तो वो होता था जिसके पास बहुत सारी काऊ होती थी, और गौ माता गाय को बोला गया है। गोपा जो किंग होता था उसके लिए कहा गया है। किंग जो सबसे वैल्यूएबल चीज़ थी, जैसे आजकल जो सोने को बचा के रखता है उसको प्रधानमंत्री बोलते थे। जो काऊ को बचा के रखता था उस टाइम उसको गोपा या किंग बोलते थे। तो गोपाल किसको बोला गया है कि कृष्ण जी के बारे में बोला गया है, जो अपनी गायों से प्रेम करते थे। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो 10 राजन का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ द 10 किंग्स, ये किसके बीच हुआ था, ये किसने लीड किया था, ये तो सुदास ने किया था। लीडर उसका गुरु कौन था, गुरु वशिष्ठ था। और रिप्लेस किसको किया था, विश्वामित्र को। ये 10 ट्राइब थे जिनको लीड किया था पुरु ने। कहाँ, कौन सी नदी पे, रवि नदी पे, जिसको परुष्णी भी बोला जाता। भारत प्लस पुरु को बाद में ये कुरु क्लान बना, जिन्होंने महाभारत इंटर ट्राइबल वार हुई। वैदिक एज में 3 इंपॉर्टेंट सेक्रीफाइस थे। एक तो राजसूय यज्ञ, जिसको डिवाइन ब्लेसिंग कहा जाता था। जो राजा बनता था उस टाइम पे राजसूय यज्ञ, राजा बनता था तब राजसूय यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ, इसको ड्रिंक ऑफ द स्ट्रेंथ बोला जाता है। घोड़ों की रेस होती थी, जो जीतता था वो राजा होता था। फिर अश्वमेघ यज्ञ था। इसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता, जो पकड़ता था वो युद्ध के लिए चैलेंज करता था। किंग ऑफ द किंग्स इससे बनाया जाता, सम्राट उसकी ऊपर से उपाधि। आश्रम सिस्टम जाबाल उपनिषद में दिया हुआ है। इसमें 4 स्टेज ऑफ लाइफ है, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास लिखा हुआ है। आयरन की खोज 100 BC में पाई गई है, जिसका फर्स्ट एविडेंस अपन को मिलता है। फिर 600 BC इसको एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। 16 महाजनपद बने। जनपद किसको कहा जाता है, जो जन थे। अब इन्होंने अपने बहुत सारे ऐसे गांव बना लिए थे, ये बाद में पास में आने लगे। फिर इन्होंने अपनी एक किंगडम बना ली। ऐसे छोटे छोटे स्टेट हो गए, ऐसे 16 स्टेट हो गए। इसमें सबसे बड़ा था मगध का। मगध था, फिर वत्स था, फिर कौशल का, वंती, अवधी, ऐसे 16 थे। वत्स का किंग था उदय, कैपिटल थी कौशाम्बी। ये पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। वत्स का राजा कौन था, वत्स का राजा उदय था, कैपिटल थी कौशाम्बी। कौशल का राजा प्रसेनजीत था, कैपिटल थी श्रावस्ती। अवंती का राजा था प्रद्योन, कैपिटल थी उज्जैन। वज्जी का ये 8 राजाओं का एक ट्राइब था, उसका एक हिसाब से ये सेकुलर रिपब्लिक था। वैशाली इसकी राजधानी थी। इसको लीड कौन करता था, लिच्छवी ट्राइब, जिसका चीफ था चेटक, जिसकी डॉटर थी महावीर की मदर। जो महावीर स्वामी हुए थे उनकी मदर थी चेटक की डॉटर, जो लिच्छवी ट्राइब से आती थी। जो वज्जी महासभा थी उसमें 8 ट्राइब के एक ट्राइब थे।